खुशखबरियां जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए आई हैं। आज दो खुशखबरियां हैं। जब तक डंडे की जानिब से सिग्नल नहीं आएगा तो तब तक आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते। 10:10 पे मुल्क के वजीर आजम का खिताब नहीं चला। मरियम नवाज खिताब कर रही थी। शौकत तरीन साहब भी जो है वो उनकी बातों के अंदर भी जो है ना एक तजादात का मजमुआ है। घर में क्रॉकरी श्रॉकरी खाली टीन के डब्बे हर जगह पेट्रोल डीजल भर के रख लें। अभी आपको पास ऑन हुआ है, ये कुछ पता नहीं है कि पहली तारीख तक ये सारा कुछ रिवर्स हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 17 जुलाई के इलेक्शन जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं वो हो तो वैसे 20 हल्कों के अंदर रहे हैं पंजाब के, लेकिन खुशखबरियाँ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए आई हैं। आज दो खुशखबरियाँ हैं। अब पता नहीं इसको खुशखबरी हम कहें भी कि ना कहें, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करता हूँ। ज़ाहिरी बात है, अब हर जगह पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से आपको खबरें मिल रही हैं कि जनाब ये कम हो गई हैं, लेकिन जो असल पिक्चर है ज़रा वो कुछ आपके सामने रखते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं कि इसके पस मंज़र में एक्चुअली होने क्या जा रहा है। ये मैं सारा कुछ अभी आपके सामने रखता हूँ। कुछ दीगर खबरें ज़रा जल्दी से पहले आपके साथ शेयर कर लें, जो पिछले व्लॉग में हम आपसे डिस्कस नहीं कर सके। ज़रा सबसे पहले उसकी बात कर लें। एक तो खबर ये है कि जी कश्मीर कमेटी के जो सरबराह थे शहरियार आफरीदी साहब, उनको आज हटा दिया गया है और उनको हटा के बासित बुखारी साहब जो हैं, जो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरिफ रुकन है, उनको इसका सरबराह बना दिया गया है। तो ये जो बासित बुखारी साहब हैं, ये फ़िलहाल जो नन्ही मुन्नी सी एक अपोजिशन बैठी हुई है कौमी असम्बली के अंदर, ये उसी में से जो है वो आए हैं और यहाँ पे उनको जो है वो एडजस्ट कर दिया गया है। आम तौर पे ये जो ओहदा होता है ये हुकूमती किसी ओहदेदार के पास होता है, लेकिन इस मरतबा अपोजिशन से उठा के जो है वो ये ओहदा दे दिया गया है। अच्छा, शहरियार आफरीदी साहब का भी बयान इस सिलसिले में सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो पहले ही इस कुर्सी को ठोकर मार दी हुई थी, क्योंकि मैं तो इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, तो मुझे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने हटा भी दिया है। और फिर शहरियार आफरीदी साहब ने अपना पूरा एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब मैंने कश्मीर कॉज के लिए क्या क्या कुछ किया है। वो और बात है कि कश्मीर कॉज फ्रैंकली स्पीकिंग आज से 4 साल पहले तकरीबन जहाँ पे खड़ा हुआ था उससे कम से कम तनज़ली हुई है उसकी, उसमें कोई बेहतरी कोई नहीं आई। तो एक तो खबर जो है वो इससे रिलेटेड थी। दूसरी एक और ख़बर जो है वो इमरान खान साहब से रिलेटेड है। इमरान खान साहब का नाम आया हुआ था, अगर आपको याद हो, एक PTV हमला केस के अंदर, जिसमें ये भी शामिल थे, आरिफ अलवी साहब भी थे, असद उमर साहब भी थे, और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा थे, उन सब के नाम उसमें आए हुए थे। तो जब इनकी हुकूमत थी तो इनकी हुकूमत के दौरान ही जो है जो बेसिकली जो इस्तगासा था, यानी कि हुकूमत के अपना ही इस्तगासा हो चुका हुआ था, चूँकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो सेशन कोर्ट में जो है वो इनको फारिग कर दिया गया था। इनको मतलब वहाँ से जो है वो उनके हक़ में फ़ैसला आया था और इनको बरी कर दिया गया था उस केस से। अब चूँकि हुकूमत तब्दील हुई है तो मौजूदा हुकूमत ने ज़रा पेच कसने का इरादा किया है यहाँ पे, और मौजूदा हुकूमत ने इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का फ़ैसला कर लिया है कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ है ये जल्दबाजी के अंदर किया गया और इस केस को सही तरह परस्यू नहीं किया गया है। और ये वैसे हकीकत भी है कि 2014 का बेसिकली ये सारा कुछ कब हुआ था, 2014 के धरने के दौरान हुआ था, जब इमरान खान साहब धरना दिए बैठे थे डी चौक के ऊपर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो कारकुन थे वो PTV के अंदर दाखिल हो गए थे, और उसके बाद जो गुलगुपाड़ा हुआ था वहाँ पे स्टेट टेलीविज़न के अंदर, ये उससे रिलेटेड ये केस है। और इस दौरान आपको याद होगा कि अगर आपको इस वक्त याद ना हो कि इमरान खान साहब की और आरिफ अलवी साहब की इससे रिलेटेड एक ऑडियो भी आई थी, जिसमें आरिफ अलवी साहब ये बता रहे थे कि जनाब वो PTV के अंदर घुस गए, तो इमरान खान साहब बड़ी शाबाशी दे रहे थे इस बात के ऊपर कि हाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। तो ये बेसिकली ये वो केस है। तो अब हुकूमत ने जो है इस एंड के ऊपर भी ज़रा पेच कसने का फ़ैसला किया है, एक बात। दूसरी बात ये कि राना सनाउल्लाह साहब का भी एक बयान इमरान खान साहब से रिलेटेड आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ़्तार करना चाहता हूँ और मैं इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो तैयार भी बैठा हूँ, बस मुझे काबीना की तरफ से ग्रीन सिग्नल चाहिए तो मैंने इनको गिरफ़्तार कर लेना है। अच्छा, हकीकी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब को काबीना की तरफ से इसका ग्रीन सिग्नल नहीं चाहिए, इसका ग्रीन सिग्नल कहीं और से आता है। अगर आपने इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है तो इसका ग्रीन सिग्नल कहीं और से आएगा, काबीना के ग्रीन सिग्नल की आपको ज़रूरत नहीं है। और जब मैं सिग्नल कहता हूँ तो इसका मतलब सिग्नल है, वो जो जहाँ से सिग्नल आते हैं।
तो राणा सनाउल्ला साहब को भी अच्छी तरह पता है भावें ताड़ी काबीना तानू सिग्नल दे भी दे, जब तक वहाँ से सिग्नल नहीं आएगा आपका सिग्नल काम नहीं करेगा। आपका सिग्नल जो है वो नो सिग्नल शो करेगा। वो मोबाइल के ऊपर होता है ना, जब सारे सिग्नल चले जाते हैं तो फिर कोई डंडा नज़र नहीं आ रहा होता। तो जब तक डंडे की जानिब से सिग्नल नहीं आएगा तो तब तक आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये हम सब जानते हैं। एनीवेज, लेकिन राणा सनाउल्ला साहब ने कहा कि जनाब मैं तैयार बैठा, मैं जब मर्जी मुझे जैसी सिग्नल मिलेगा मैं गिरफ्तार कर लूँगा। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, जब इमरान खान साहब की बात हो रही है तो फराह गोगी का फराह खान जो हैं उनका मामला भी सामने आया है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे भी सिग्नल यहाँ पे आउट हो जाते हैं, मैं बार बार उनको फराह गोगी कह देता हूँ। उनके हवाले से समा टेलीविज़न के ऊपर आज एक खबर चली है कि उनका एक तकरीबन 2 कनाल का घर जो है F7 में पता लगा है कि उनका एक घर वहाँ पे भी है, और वो घर जो है वो तकरीबन 20 करोड़ रुपए में आज से 1.5 साल पहले ख़रीदा गया था। और नैब बेसिकली इस मामले की तहकीकात कर रहा है, तो ये उसी दौरान जो है वो ये सामने आया है। और शंदाना ऐवान साहिबा हैं जिनसे ये फराह साहिबा ने जो है ये घर ख़रीदा था। तो नैब ने उनको भी जो है 19 जुलाई को अपने पास बुला लिया कि ज़रा आ जाएँ और इसका ज़रा डिक्लेरेशन तो देना ये सेल किस तरह हुई है, क्या हुई है, और ये जो 20 करोड़ रुपए है ये किस तरह आया, ये वाइट मनी था या नहीं था। इस सिलसिले में जो फराह साहिबा के जो हस्बैंड हैं एहसन गुजर साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब ये बिल्कुल वाइट मनी है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अब ये मामला भी जो है इसमें तहकीकात हो रही है। ये फराह साहिबा की जहाँ पे बात हो रही है वहीं पे अजहर सिद्दीक साहब ने जो है एक नोटिस भेजा है नैब को, और उन्होंने कहा है, ये अजहर सिद्दीक साहब कौन है? ये अजहर सिद्दीक साहब वही हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ केसेस में उनकी नुमाइंदगी करते रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर वकालत करते रहे हैं। और बल्कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था अभी जिसकी डिटेल जजमेंट आई है, जिस पे पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सकते में है, शौक में है, गुस्से में है, उसके अंदर भी वकालत अजहर सिद्दीक साहब ने की थी, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट हुए थे तो हुकूमती साइड से। तो इन्हीं अजहर सिद्दीक साहब को जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी तैनात किया गया था। मरीम नवाज़ की जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है उसके अंदर इन्हीं अजहर सिद्दीक साहब को रिप्रेजेंट उन्होंने किया था। अब यही अजहर सिद्दीक साहब जो है फराह गोगी साहिबा को भी, फराह खान साहिबा को भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके बिहाफ पे उन्होंने एक नोटिस नैब को भेजा और ये कहा है कि आप किसी प्राइवेट सिटीजन के खिलाफ जो है ये तहकीकात नहीं कर सकते, और अगर आपने की तो फिर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलना, मैं उधर जाके इसको चैलेंज कर दूंगा। तो अब देखें ये मामला जो है वो कहाँ तक जाता है। लेकिन हुकूमत की जानिब से और नैब की जानिब से जो फोकस है वो ये फराह साहिबा की तरफ है, क्योंकि ये समझते हैं कि फराह साहिबा की तरफ अगर इंक्वायरी जाएगी तो वो जाएगी बुशरा बीबी की तरफ, फिर बुशरा बीबी की तरफ का मतलब है कि इमरान खान साहब की तरफ। और इसी दौरान जो है वो गिरफ्तारियों की भी बातें हो रही हैं, बड़े पिछले 3-4 दिन से जो है वो इस किस्म की भी बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि बुशरा बीबी के अगेंस्ट भी जो है वो कोई कार्रवाई जो है वो की जाए, और गिरफ्तारी की बातें भी हो रही हैं। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन ये इस्लामाबाद के हलकों के अंदर ये डिस्कशन इस वक्त चल रही हैं। एक बात, इसके अलावा जहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, वहीं पे एक और ख़बर ये भी है कि आरिफ अलवी साहब के मुआवजे के हवाले से जो है वो इस वक्त हुकूमत काफ़ी मुतहर्रिक हो रही है, और उसको वो किस चीज़ को बेस बना रही है, बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इस हवाले से, क्योंकि उसमें जो एक इजाफी नोट है जस्टिस मंदोखेल का, उसमें वो ये फरमाते हैं कि जनाब इन लोगों ने जो है वो आइन शिकनी की है, और क्या इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है या नहीं लगता, पार्लियामेंट को इसका फैसला करना चाहिए। अब वो आर्टिकल 6 जो है वो सिर्फ सदर से मुतल्लिक नहीं है, वो स्पीकर से मुतल्लिक भी है, वो डिप्टी स्पीकर से मुतल्लिक भी है, और वो वज़ीर आज़म से, साबका वज़ीर आज़म से मुतल्लिक भी है। लेकिन इस वक्त क्योंकि इन 4 लोगों में से ओहदा जो जिसके पास है वो हैं आरिफ अलवी साहब, तो इसके ऊपर भी जो है वो बातें इस वक्त हो रही हैं कि इस हवाले से भी कुछ किया जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हुकूमत के पास जो है वो 2/3 अक्सरियत नहीं है, 2 नंबर पूरे नहीं हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो बेसिकली ये मुआवजा इनका कर सकें। पिछले दिनों जो है वो क्या कहते हैं साबिर शाकिर साहब की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने शायद गलती से कह दिया होगा कि 75% आपको वोट चाहिए होते हैं सदर को उठाने के लिए। 75% नहीं, 2/3 चाहिए होते हैं, 66% आपको वोट चाहिए होते हैं, तो वो भी नहीं है इस वक्त। वो भी इस वक्त मौजूदा ये जो इत्तेहादी हुकूमत है वो नंबर भी अभी तक पूरे नहीं है। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल गिमिक्री के लिए जो है वो सारी बातें तो हो सकती हैं, लेकिन नंबर गेम जो है वो इस वक्त इस हुकूमत के पास पूरे नहीं है कि जिससे वो आरिफ अलवी साहब को हटा दें। लेकिन ऑब्वियसली ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपके फेवर में आ रही है, अब वो मंदोखेल साहब जो हैं वो बेशक उनका
एक इजाफी नोट है। वो इजाफी नोट जो है वो बेसिकली उसका जजमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि ऐसा सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, इख्तलाफी नोट होता है, तो उसके ऊपर वो साइड जो है वो अपनी पॉलिटिक्स ज़रूर करती है। तो मौजूदा हुकूमत भी जो है वो इसके ऊपर ये सारी पॉलिटिक्स कर रही है। अब आ जाए वो दो खबरें। ये जो हुकूमती बेंचेस हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब दो खुशखबरियाँ आज कौम के लिए आई हैं। पहली कड़ी है जनाब, और पहली ये कि IMF के साथ हमारे मामला तय पा गए हैं और 1.17 अरब डॉलर का मामला जो है वो हुकूमत का तय हो गया है। अच्छा, शो ये करवा रहे हैं कि जनाब ये हमारे लिए खुशखबरी है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ भाई, कर्जा लेना कोई खुशखबरी नहीं होती। अगर आपको कर्जा लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि हालात ठीक नहीं हैं। जो मुल्क, जो दफ्तर, कोई कारोबार अगर कर्जों की बुनियाद के ऊपर चल रहा हो और सिर्फ कर्जों की बुनियाद के ऊपर चल रहा हो तो फिर इसका मतलब है कि घर जो है वो आपका सही नहीं चल रहा। तो इसमें खुशियां और लुडियां डालने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलें, हुकूमत ने इस IMF से ये पैसे लेने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन नहीं किए, क्या क्या पापड़ नहीं बेले। कभी ये किया तो वो किया, टैक्सेस हमारे ऊपर बढ़ाए गए, सैलरी क्लास के ऊपर भी टैक्सेस बढ़ाए गए और बड़ा कुछ हुआ। ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ाई गई। अब ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये अल्टीमेटली हो गया है। लेकिन अब इसका जो मामला है ये रिलेटेड है अगली खबर के साथ। अगली खबर क्या है जनाब, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अगली खबर ये है कि मेरे छोटे कायद शहबाज शरीफ साहब आज उन्होंने कौम से खिताब किया। खिताब वैसे 10:10 पे शुरू होना था, 10:10 के ऊपर ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने ऐलान भी किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि 10:10 के ऊपर मरियम नवाज खिताब कर रही थी। अब मरियम नवाज जब खिताब कर रही हो तो ऐसे हो नहीं सकता कि तुम मरियम नवाज का खिताब तुम कट दो और शहबाज शरीफ साहब का जो है, जबकि एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो मुल्क के वज़ीर आज़म का खिताब जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी किसी का भी कोई भी हो वो मैटर नहीं करता। लेकिन 10:10 पे मुल्क के वज़ीर आज़म का खिताब नहीं चला। मरियम नवाज खिताब कर रही थी, उनका खिताब काफ़ी तक आगे गया और तकरीबन कोई 10:30 बजे के आसपास जाके शहबाज शरीफ साहब का खिताब जो है वो शुरू हुआ। पहले उन्होंने मतलब पूरी एक तमहीद बांधी कि जनाब मुल्क जो है वो बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा था और ये जो पिछली हुकूमत थी वही पुराना एक जो फॉर्मूला जो PTI भी करती थी और नून लीग भी कर रही है कि जनाब पिछला का कसूर है और हमने मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। अच्छा, वो मुश्किल फ़ैसले क्या हैं कि मुश्किल फ़ैसलों के अंदर हम मुश्किलात में फंस गए। ज़ाहिर बात है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरह बढ़ी हैं। आखिर में जाके अपने खिताब के आखिरी 30 सेकंड में जाके उन्होंने ऐलान किया और ऐलान ये था, ये आपके सामने है कि जनाब पेट्रोल की कीमत जो है वो 18.5 रुपये कम कर दी गई है और डीजल की कीमत जो है वो 40.54 जो है वो कम कर दी गई है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, ज़रा इस पेपर को अगर आप गौर से देखें तो सेल टैक्स जो है वो ज़ीरो है, इसके ऊपर अभी तक ज़ीरो है। और पेट्रोलियम लेवी जो है वो आप पेट्रोल के ऊपर जो है वो 10 रुपये आप ले रहे हैं और डीजल के ऊपर जो है वो 5 रुपये आप ले रहे हैं। ठीक है, ये अभी की सूरत हाल है। अच्छा, अब बज़ाहिरन आपको इसमें 2-4 चीज़ें, बज़ाहिरन तो एक तो आपको ये फील हो रहा होगा कि यार 18 रुपये मतलब 18.5 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। 18.5 रुपये तो आपने कम कर दिए भाई, ये 150 से कहानी शुरू हुई थी। ये 150 से कहानी स्टार्ट होते होते कहाँ तक जा चुकी है, तो 18.5 रुपये। अब इस 18.5 रुपये को लोग मतलब सलाम करेंगे इसके ऊपर, या आपको मज़ीद इसके ऊपर जो है वो बददुआएं देंगे कि भाईजान या आपने कितना को बड़ा हमारी झोली के अंदर गिफ्ट दिया आपने 18.5 रुपये का। डीजल अलबत्ता जो है वो 40 रुपये उसमें कमी आ गई है। सो बेसिकली अगर आप दोनों की कीमतें देखें तो पहले इन दोनों की प्राइसेस में जो है वो तकरीबन 28 रुपये का फ़र्क था। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 28 रुपये का फ़र्क आ चुका था। लेकिन अब जो ये कीमतें कम करने से अब दोनों में सिर्फ 6 रुपये का फ़र्क रह गया है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। अच्छा, बज़ाहिरन ये शायद आप लोगों के लिए इतना मैटर ना करता हो, लेकिन और ज़ाहिर बात है जो आम सिविलियंस हैं जो जिनकी डीजल की गाड़ियाँ चले उनको तो शायद फिर भी मैटर करता हो। लेकिन नॉर्मली डीजल की कीमत का जो सबसे बड़ा असर होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिसाल के तौर पर ट्रक्स वगैरह हो गए, बसेस हो गए, वो डीजल के ऊपर ज़्यादातर चलते हैं, तो इससे उसके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क आता है। उसकी कीमत जो है वो 40 रुपये कम हुई है, लेकिन पेट्रोलियम लेवी अभी भी उसके ऊपर 5 रुपये है और पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये है। अब IMF के साथ जो आप मुआहदा करके आ रहे हैं, ये जो कुछ भी आपने किया इसमें आपने ये पेट्रोलियम लेवी को इंक्रीज करना है। तो आज मतलब मिसाल के तौर पे 15 तारीख को तो चलें अभी आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा,
लेकिन अगली दफ़ा जब पहली तारीख आनी है और तब तक ये ज़िमनी इंतखाबात भी गुजर चुके होंगे, तो ये पेट्रोलियम लेवी जो है इसने भी जंप मारनी है, इसने भी जंप मारनी है। अब शौकत तरीन साहब की मैं एक जगह गुफ्तगू सुन रहा था, शौकत तरीन साहब भी जो हैं वो उसके उनकी बातों के अंदर भी जो है ना एक तजादात का मजमूआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उनकी एक बात जो मैंने सुनी वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये तक जानी है, अभी ये 50 रुपये तक आपने इंक्रीज़ करनी है। तो इन्होंने बल्कि ये ट्वीट किया, और जब ये हमने ट्वीट का स्क्रीनशॉट तब लिया जब एक्चुअली वो हो चुका था, अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो 8 घंटे पहले शौकत तरीन साहब ने ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा द रीसेंट डिक्लाइन इन इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस वारंट्स अ रिडक्शन ऑफ ₹44 पर लीटर in both the petrol and diesel prices. Let's not play politics with the people and pass on the entire benefit on the present price of Brent at $97 per barrel. अच्छा, अब इसमें 44 रुपये तक तो कमी नहीं हुई, पेट्रोल में जो है वो 18 साढ़े 18 की हुई, और डीजल के अंदर जो है वो 40 रुपये की। तो डीजल के हद तक तो काफ़ी हद तक इनकी बात जो है वो करीब करीब आ गई। 3 रुपये का तकरीबन फ़र्क है। पेट्रोल की कीमत में जो है वो 20 रुपये का फ़र्क जो है वो देखा जा सकता है। अच्छा, अब इस सारी चीज़ के अंदर जो शौकत तरीन साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब 50 रुपये की पेट्रोलियम लेवी अभी इंक्रीज़ होनी है, जो मैं आपको बता रहा था 10 रुपये तक है अभी। अब उसकी वजह से ये जो अभी आपको पास ऑन हुआ है, ये कुछ पता नहीं है कि पहली तारीख तक ये सारा कुछ रिवर्स हो जाए। ये जितना कुछ आपको अभी लगा है ये या सारा रिवर्स हो जाए या काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाए। सो वी डोंट नो। सो ये फैक्ट है कि मौजूदा हुकूमत ने ये जो अभी रिडक्शन की है ये 17 जुलाई के इलेक्शंस को देखते हुए की है। फोकस 20 हल्कों की तरफ है, फ़ायदा अलबत्ता पूरे पाकिस्तान को पहुंचेगा, एक बात। और दूसरी बात यह कि फ़िलहाल इसके अंदर मुझे कोई सब्सिडी नज़र नहीं आ रही। ज़ाहिर बात है अभी इसके अंदर हम मज़ीद भी डिगिंग करेंगे, अगले व्लॉग पे इस पर मैं तफसील से भी बात करूँगा। लेकिन ये सारी बेसिकली सूरत हाल है। तो 15 दिन की खुशियाँ मनाइए जितनी आप मना सकते हैं। भांडे शांडे और घर में क्रॉकरी श्रॉकरी, खाली टीन के डब्बे, हर जगह पेट्रोल डीजल भर के रख लें। आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा ना कीजिएगा, खुदा न खास्ता है ये पेट्रोल घर में इस तरह रखना जो है वो भी अनसेफ होता है। मैं आई एम जस्ट जोकिंग ऑन अ लाइटर नोट। तो ये अब तक की जो रियलिस्टिक सूरत हाल है वो ये है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।